हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एसके मैथ्स एंड साइंस। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सोविंग से। फर्स्ट पार्ट हमने इसका ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देख ले। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उतने ही इंटरेस्टिंग वे में हम इसे भी पढ़ेंगे विथ पिक्चर्स एंड डेफिनेशन। मैं बीच बीच में आपको हर चीज़ की पिक्चर्स दिखाते रहूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ धैर्य के साथ। आप वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और मैं आपसे फिर प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो में भी आपका कोई भी कंसेप्ट अनक्लियर नहीं बचेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जो बुआई है वो फसल उत्पादन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड, और बुआई से पहले अच्छे क्वालिटी के बीज को चयनित किया जाता है, उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी। जो अच्छे क्वालिटी के बीज होते हैं वो साफ होते हैं और स्वस्थ तरीके के होते हैं, अच्छे वेराइटी के होते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड, और किसान उन्हीं बीज को प्रेफर करते हैं, उन्हीं बीज को चुनते हैं जो कि उन्हें एक अच्छा उत्पाद देगा, अच्छा फसल देगा। अब पढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो पहली जो है वो बोलती है कि वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्रेन सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। मतलब एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि वो कुछ ग्राम के सीड्स को क्याची में रख रही थी, एक बर्तन में रख रही थी और उसमें कुछ पानी डाल रही थी। आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, और कुछ मिनट्स के बाद कुछ जो बीज थे वो ऊपर तैरना शुरू हो गए। अब वो बोलती है कि आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। मुझे आश्चर्य है कि क्यों कुछ बीज ऊपर तैरने लगे, पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी जो यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, टेक अ बीकर, आपको एक बीकर ले लेना है एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, और उसे आधा पानी से भर दें। पुट अ हैंडफुल ऑफ वेट सीड्स एंड स्टीर वेल, और एक मुट्ठा गेहूं उसका बीज उसमें डाल देना है और उसे अच्छे से हिला देना है। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ समय इंतजार करना है। अब आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या कुछ ऐसे भी बीज थे जो पानी के ऊपर तैरने लगे। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, वो क्या हल्के थे उनसे जो अंदर डूब गए, जो पानी में डूब गए, क्या उनसे हल्के थे जो बीज फ्लोट कर रहे थे। डैमेज सीड्स बिकम हेलो, जो अब इसका आंसर बताया जा रहा है कि जो डैमेज सीड होता है वो क्या होता है, अंदर से खोखला हो जाता है। आर 10 लाइटर, और इसीलिए वो हल्के होते हैं। देयर फोर दे फ्लोट ऑन वाटर, और इसलिए वो पानी के ऊपर तैरते हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वन, और ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है क्या चीज का, गुड क्वालिटी और हेल्दी सीड्स को अलग करने का डैमेज्ड वन से, यानी कि जो डैमेज है उससे अलग करने का ये बहुत अच्छा मेथड है। अब बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। बुआई से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन औजारों के बारे में जान लें जिनका बुआई में उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो है वो ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल के आप ध्यान से सुनिएगा। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल, मतलब जो परंपरागत तौर पे जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो क्या, शेप लाइक अ फनल, एक फनल के जैसे होते थे, यानी कि टिप के जैसे होते थे। आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे हो, सॉरी पिक्चर में देख पा रहे हो। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, और जो बीज होते हैं उन्हें इन्हीं फनल में भर दिया जाता था। पास्ड डाउन थ्रो 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, और ये जो पाइप जैसा दिख रहा है वो 3 या 2-3 पाइप होते थे जिनसे होकर बीज गुजरता था, जिनके शार्प एंड्स होते हैं, यानी कि चोक होता है, नीचे शार्प एंड होता है। दिस एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और ये जो एंड होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को फाड़ते हैं और उनमें बीज को रख देते हैं। ये था ट्रेडिशनल टूल। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न टूल क्या है, तो सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल का पिक्चर देख पा रहे हो, मैं आपको एक और पिक्चर दे देता हूँ। ये देखिए, ये सीड ड्रिल है। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, और आजकल जो सीड ड्रिल है उसका उपयोग किया जा रहा है बुआई के लिए, जो कि ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है। दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेज, और ये जो टूल है वो बीज को एकदम सटीक दूरी पे रखता है एंड डेप्थ्स, और एकदम सटीक गहराई पर भी। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और ये जो टूल है वो निश्चित कर देता है कि जो बीज है वो मिट्टी से ढक दिए गए हैं, और दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स, और इस तरह जो चिड़ियों के द्वारा डैमेज पहुंचाया जाता है बीज को, क्या करते हैं चिड़िया जो है वो जनरली बीज को चुन लेते हैं, मिट्टी से खा जाते हैं और इस प्रकार उसे बर्बाद कर देते हैं। तो इससे इसे बचाया जा सकता है क्योंकि ये मिट्टी से ढक देता है।
सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। जो सीड ड्रिल की मदद से जो बुआई होती है वो समय भी बचाता है और मेहनत भी बचाता है। तो अब बोझो क्या बोल रहा है कि देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, मतलब मेरे स्कूल के नज़दीक ही एक नर्सरी है, पौधाशाला है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेयर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, और मैंने वहाँ देखा कि छोटे छोटे थैलों में कुछ प्लांट्स रखे हुए थे। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, उन्हें ऐसे क्यों रखा गया था? तो इसका जवाब पहले ही आपको बताएगी कि सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, मतलब कुछ पौधों के बीज को पहले नर्सरी में उगाया जाता है, यानी पौधाशाला में उगाया जाता है। जैसे कि धान का बीज आपने जरूर देखा होगा, व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स, और वो जब छोटे छोटे पौधे में बड़े हो जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड इन फील्ड मैनुअली, तब उन्हें मैनुअली यानी कि आदमी के द्वारा ही उन्हें खेतों में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी, कुछ वनीय पौधे और कुछ पुष्पीय पौधे यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स को भी नर्सरी में यानी कि पौधाशाला में उगाया जाता है। An appropriate distance between the seed is important to avoid overcrowding of plants, मतलब एक निश्चित दूरी बीजों के बीच जरूरी है ताकि ओवरक्राउडिंग ना हो सके, यानी कि घने ना हो, पौधे जो हैं वो घने ना हो। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशियंट सनलाइट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, और ये प्लांट्स को अलाउ करता है, उन्हें मदद करता है सफिशियंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में सनलाइट न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेने में, मिट्टी से सूर्य का प्रकाश न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व और पानी को लेने में मदद करता है। क्योंकि जब ओवरक्राउडिंग होगा तो क्या होगा, इन चीज़ों के लिए पौधों में लड़ाई शुरू हो जाएगा और उन्हें प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगा। Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding, और कभी कभी कुछ प्लांट्सों को हटाना भी पड़ जाता है ताकि ओवरक्राउडिंग से घने होने से उन्हें बचाया जा सके। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि क्या मिट्टी में खाद और उर्वरक मिलाना। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम मिट्टी में पोषक तत्व के रूप में मिलाते हैं ताकि जो पौधा हो वो हमारा स्वस्थ हो, हेल्दी ग्रोथ हो उसका, इन्हें ही हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन हो गया, इन्हें ही हम खाद या उर्वरक कहते हैं। अब बोझो क्या बोल रहा है कि आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, मैंने अपने फार्म में एक हेल्दी क्रॉप को बढ़ते हुए देखा था, एक स्वस्थ क्रॉप को बढ़ते हुए देखा था। इन द नाइबोरिंग फार्म द प्लांट्स वेयर वीक, जबकि मेरे जो पड़ोसी वाले फार्म थे उनमें जो पौधे थे वो वीक थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स, ऐसा क्यों होता है कि कुछ पौधे अच्छे ग्रोथ कर पाते हैं बल्कि कुछ वीक हो जाते हैं। तो इसका आंसर हम आपको देते हैं। तो ये रहा आंसर, सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, यानी कि जो मिट्टी होता है वही खनिज और जो सारे पोषक तत्व हैं वो फसल को उपलब्ध कराता है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं पौधों के ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, मतलब कुछ एरिया में जो किसान है वो लगातार क्रॉप ग्रो करते हैं, एक के बाद एक क्रॉप लगा देते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो, यानी कि इस प्रकार खेत कभी भी खाली नहीं रहता है या कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसमें पौधा नहीं उगाया गया हो। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स, अब आप ही इमेजिन कीजिए कि न्यूट्रिएंट्स का क्या होता होगा। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि लगातार जो हम क्रॉप्स उगा देते हैं वो मिट्टी को कुछ न्यूट्रिएंट्स में पुअरर बना देता है, यानी कि मिट्टी कुछ न्यूट्रिएंट्स में कमजोर हो जाती है। तो therefore farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with the nutrients, और इसीलिए जो किसान होते हैं उन्हें मैन्योर यानी कि खाद मिलाना पड़ता है मिट्टी में ताकि वो न्यूट्रिएंट्स वापस से मिट्टी को दिए जा सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स, और इम्प्रॉपर यानी कि या तो आप अच्छे से मैन्योरिंग नहीं कर रहे हैं या अच्छे मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी के चलते वीक प्लांट्स ग्रो करते हैं, यानी कि कमज़ोर हो जाते हैं पौधे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो मैन्योर है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस है जिसे ऑर्गेनिक मेथड से तैयार किया जाता है। ऑर्गेनिक मेथड जैसे सब्जी के छिलके, प्लांट्स या जानवर ये सब जो मर जाते हैं ना, उन्हीं के गलने से ये तैयार होता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, पौधे या जानवरों के वेस्ट से ही गल कर ये तैयार होता है मैन्योर, इसीलिए इसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा गया है। फार्मर्स डंप
प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जानवर और पौधों के जो वेस्ट होते हैं उन्हें एक गड्ढा खोद कर किसी खुले जगह में छोड़ देते हैं और उन्हें डिकम्पोज होने देते हैं, उन्हें गलने देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो डिकम्पोजिशन होता है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और यही जो डिकम्पोज्ड मैटर है उसे ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इन वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आपने पहले से ही पढ़ रखा है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में क्लास 6 में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये रहा वर्मी कंपोस्टिंग का डिफिनेशन। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब एक और एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 1.2। टेक अ मूंग और ग्राम सीड्स। आपको मूंग ले लेना है या ग्राम के बीज ले लेने हैं एंड जर्मिनेट देम, और उन्हें जर्मिनेट कर देना है, मतलब लगा देना है, मिट्टी में लगा देना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स। अब 3 एक ही साइज के सीडलिंग्स चुन लेने हैं, यानी कि बीज चुन लेने हैं इक्वल साइज के। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस, मतलब ये जो आप मूंग और ग्राम के जो बीज ले रहे हैं ना उसी में 3 इक्वल साइज के सीडलिंग्स चुन लेने हैं और इन सब को एक एम्प्टी ग्लास या सिमिलर वेसल ले लेना है, मतलब एक ही तरह का बर्तन या कोई खाली ग्लासेस ले लेना है 3 प्रकार का, और इन्हें मार्क कर दीजिए। ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए और सी लिख दीजिए। टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ अ लिटिल काउ डंग मैन्यूर। अब जो ए है उसमें थोड़ा मात्रा में जो गाय का गोबर से बना हुआ मैन्यूर है वो मिला दीजिए और उसमें मिट्टी रख दीजिए। और ग्लास बी में सेम अमाउंट ऑफ मिट्टी रख दीजिए, सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ अ लिटिल यूरिया, जिसमें थोड़ा सा यूरिया मिक्स कर दीजिए। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग, मतलब जो ग्लास सी लीजिए उसमें भी उतना ही मात्रा में मिट्टी रखिए लेकिन उसमें कुछ मत मिलाइए। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। अब सेम अमाउंट ऑफ पानी को तीनों ग्लास में रख दीजिए। कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और डेली उन्हें वाटरिंग कीजिए, डेली उनमें पानी डालिए। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, और 7 से 10 दिन के बाद उनका ग्रोथ को आप ऑब्जर्व कीजिए, उसमें उनमें ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ए बी और सी में देखिए ग्रोथ। तो ए में हमने मैन्यूर मिलाया था थोड़ा सा, तो उसमें क्या होगा, प्लांट मीडियम ग्रोथ करेगा यानी कि थोड़ा ग्रोथ करेगा। बी में उससे और अच्छा ग्रोथ करेगा और सी में बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगा, या होगा भी तो बिल्कुल ना मात्रा में ग्रोथ होगा। यही पूछ रहा है, डिड ऑल द प्लांट्स इन द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस। क्या जितने भी प्लांट्स थे ग्लासेस में वो सेम पेस, यहाँ सेम पेस है, प्लेस नहीं है, पेस मतलब गति, क्या वो सेम गति से ग्रो किए, सेम स्पीड से ग्रो किए। विच ग्लासेस शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। किस ग्लास में अच्छा ग्रोथ हुआ प्लांट्स का। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। किस ग्लास में ग्रोथ जो था वो फास्टेस्ट था। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि सबसे फास्ट ग्रोथ हुआ होगा बी में, जिसमें और उसमें सबसे अच्छा भी ग्रोथ हुआ है, उसके बाद ए और फिर सी। अब आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस। ये जो फर्टिलाइजर होते हैं, उर्वरक होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल से बनते हैं। विच आर रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जो कि कुछ न्यूट्रिएंट में, कुछ पार्टिकुलर, कुछ खास न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब ये मैन्योर से कैसे अलग हैं, खाद से कैसे अलग हैं। तो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हें फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फोस्फेट, पोटास, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी कि कुछ जो फर्टिलाइजर्स के यहाँ एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ये है यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फोस्फेट, पोटास और एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ये सब फर्टिलाइजर्स हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, और उर्वरक का उपयोग करके जो किसान है वो अच्छा प्रकार का यील्ड पा सकते हैं, यानी कि अच्छे अमाउंट में वो अपना फसल उगा सकते हैं। जैसे कि सच एज वेट, पैडी एंड मेज, जैसे कि गेहूं, धान और मेज, मक्का। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो एक्सेसिव यूज हो जा रहा है फर्टिलाइजर्स का, जो उर्वरक का हम एक्सेसिव यूज कर ले रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं, उससे मिट्टी कम उपजाऊ हो रहा है और उसकी उर्वरता कम होती जा रही है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल सब्सटेंस है और वो उर्वरता को बिगाड़ देंगे अगर उनका उपयोग ज़्यादा होने लगे।
फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और जो उर्वरक है वो पानी प्रदूषण का भी एक सोर्स बने हुए हैं। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने खेत में फर्टिलाइजर्स डाला और तुरंत उसी टाइम बारिश हो गई और आपको जो खेत है उसमें से पानी बहकर किसी नदी में चला गया, तो फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, तो इस प्रकार नदी को पॉल्यूट किया ना उसने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops. इसलिए उर्वरक का कम उपयोग करने के लिए हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए उर्वरक के जगह हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, या फिर खेतों को अनकल्टिवेटेड बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहिए। दो क्रॉप्स उगाने के बीच में एक टाइम उन्हें खाली छोड़ देना चाहिए। उस दौरान क्या होगा, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो जाएंगे, उनमें न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएंगे। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with all the nutrients. यानी कि जो खाद का उपयोग है वो क्या करता है, मिट्टी की टेक्सचर यानी कि उसका क्वालिटी ही सिर्फ नहीं बढ़ाता है बल्कि उसका पानी रोके रखने का क्षमता भी बढ़ा देता है, और ये मिट्टी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ रिप्लेनिश कर देता है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through a crop rotation, यानी कि जो दूसरा मेथड है मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स के द्वारा रिप्लेनिश करना वो है क्रॉप रोटेशन। ये जो क्रॉप रोटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्रॉप रोटेशन क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, और इसका डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। तो दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अल्टरनेटली मतलब ठीक उल्टा क्रॉप्स ग्रो करने के द्वारा ये होता है। क्रॉप रोटेशन क्या है ये समझिए। अर्लियर फार्मर्स, जो पहले के किसान थे नॉर्थर्न इंडिया में, इन द नॉर्थर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन। वो क्या करते थे, दलहन पौधे उगा देते थे एक मौसम में जो कि भूसे का काम करता था या फिर जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए खाना का काम करता था। एंड वेट इन द नेक्स्ट सीजन, और अगले सीजन में गेहूं उगा देते थे। तो इस तरह होता क्या था कि जब उन्होंने लेग्यूम्स उगाया तो क्या, लेग्यूम्स के जो रूट होते हैं, जो उनके जड़ होते हैं, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और वो क्या करता था, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता था मिट्टी में, और इस प्रकार नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। अब अगले सीजन में वेट उगा देंगे, वेट भी उनका हेल्दी होगा, वीक नहीं होगा। तो इस प्रकार ना उन्हें उर्वरक मिलाने का जरूरत पड़ा, ना खाद मिलाने का जरूरत पड़ा, और उनका काम भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और किसानों को इनके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, इस प्रैक्टिस के लिए, इस काम के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है ताकि ऐसा किसान करे। इस प्रकार पैसे की भी बचत होगी और उन्हें कोई मेहनत भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन चीज़ है, मतलब आपने पिछले क्लास में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, दिस आर प्रेजेंट इन द नूडल्स ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ में मौजूद होते हैं। उनके जो गांठ होते हैं, जो जड़ में गांठ होते हैं, उनमें मौजूद होते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इनका काम क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेयर वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन होता है उसे फिक्स कर देते हैं मिट्टी में। अब ये जो अगला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर, यानी कि उर्वरक और खाद में अंतर क्या है। तो चलिए अंतर जानते हैं एक एक करके। फर्स्ट, फर्टिलाइजर, पहला, और फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर है वो इनऑर्गेनिक साल्ट है, यानी कि एक अजैविक नमक है, मतलब ऐसा नमक है जो जैविक नहीं है। नमक आप इसे खाने वाला नमक मत समझिएगा, इसे केमिकल से तैयार किया जाता है। वहीं जो मैन्यूर है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है। मैन्यूर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ केटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। यानी कि मैन्यूर एक नेचुरल सब्सटेंस है, प्राकृतिक सब्सटेंस है, जिसे कब ऑब्टेन किया जाता है, जब गायों के गोबर या मनुष्य का जो वेस्ट होता है, एक्सक्रेटा होता है, और जो प्लांट का रेसिड्यूज होते हैं, यानी कि जो पौधे के बेकार चीज होते हैं, वो सब जब सड़ते हैं और गलते हैं तब मैन्यूर ऑब्टेन होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, यानी कि जो फर्टिलाइजर है उन्हें फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। वहीं मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, यानी कि मैन्यूर को फील्ड्स में भी प्रिपेयर किया जा सकता है, खेतों में भी बनाया जा सकता है। थर्ड है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कि फर्टिलाइजर मिट्टी को किसी भी प्रकार का क्या करते हैं, ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमस नहीं प्रदान करते हैं। वहीं मैन्यूर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्यूर जो है वो बहुत मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। फोर्थ क्या है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम, यानी कि जो फर्टिलाइजर है वो बहुत रिच होते हैं प्लांट के न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन है, फोस्फोरस है और पोटेशियम है। वहीं मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जब फर्टिलाइजर से कंपेयर किया जाए तो मैन्यूर उससे कम रिच होता है प्लांट के न्यूट्रिएंट्स में। हालांकि रिच होता है लेकिन उससे कम रिच होता है। आप इस पूरे डिफिनेशंस को अच्छे से याद कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर, हम पढ़ चुके हैं।
अब है एडवांटेज ऑफ मैन्योर, यानी कि खाद के फायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। दी ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो जैविक खाद है उसे उर्वरक से बेहतर माना गया है, बेटर कंसिडर किया गया है। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब जो मिट्टी की पानी रोकने की जो क्षमता होती है उसे ये बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, मैन्योर बढ़ा देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम इजी, यानी कि ये मिट्टी को भुरभुरा बना देता है जिसके चलते गैसेज के एक्सचेंज, आदान प्रदान आसान हो जाते हैं। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब, और ये बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब, यानी कि जो अच्छे माइक्रोब होते हैं, जो फायदेमंद माइक्रोब होते हैं, उन्हें बढ़ा देता है मिट्टी में। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये मिट्टी का टेक्सचर भी इम्प्रूव कर देता है, सुधार देता है, मिट्टी को अच्छे क्वालिटी का बना देता है। इस प्रकार मैन्योर, जैविक खाद जो है वो उर्वरक से बेहतर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम इसका अगला पार्ट जल्द ला रहे हैं, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई भी सुझाव देना है, या आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बाय बाय।